आज हम बात करने वाले हैं द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज के छठे फिल्म के बारे में, जिसका नाम है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग। इस सीरीज की बाकी 5 फिल्मों को हम ऑलरेडी अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर चुके हैं और उन सारी फिल्मों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले बाकी 5 वीडियोज को जरूर देखें, तभी ये फिल्म आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। कहानी की शुरुआत होती है और हम पानी में 2 लोगों को देखते हैं और इसमें एक व्यक्ति होता है स्मीगल यानी कि गोलम, और गोलम के साथ यहाँ पे उसका कजन भी होता है और ये दोनों मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं। तभी इसके कजन के कांटे में एक बड़ी सी मछली फंसती है और गोलम का कजन इस मछली को बाहर नहीं खींच पाता, बल्कि वो मछली उसको नीचे खींच लेती है। लेकिन ये जैसे ही नीचे गिरता है उसे पानी के अंदर सेरॉन की अंगूठी नजर आती है और उस अंगूठी को देखते ही वो अंगूठी के जाल में फंस जाता है और अंगूठी लेकर के बाहर निकलता है। तभी अंगूठी पे गोलम की नजर पड़ जाती है और गोलम भी इस अंगूठी के लालच में आ जाता है और अपने कजन से आग्रह करने लगता है कि वो उसे अंगूठी दे दे। लेकिन इसके कजन पे वो अंगूठी अपना जादू दिखा चुकी होती है, इसीलिए वो गोलम को अंगूठी नहीं देता और जल्दी ही इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और गोलम इस अंगूठी के लालच में इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि वो अपने कजिन को मार देता है और उस अंगूठी को छीन लेता है। लेकिन अब हर जगह ये बात फैल जाती है कि स्मीगल ने अपने कजिन को मारा है, इसीलिए इसकी बिरादरी के लोग इसे बिरादरी से निकाल देते हैं और गोलम दर दर की ठोकर खाने लगता है और वो ऐसे ही पर्वतों में भटकता रहता है और कई सालों के बाद वो पहुंचता है मिस्टी के पर्वतों में। तब तक ये अंगूठी उसे पूरी तरीके से जकड़ लेती है और अब गोलम को अपना नाम तक याद नहीं होता कि पहले उसका नाम स्मीगल था और गोलम ऐसे ही इस अंगूठी के सहारे अपनी जिंदगी बिताता जाता है। और अब कहानी फिर से वर्तमान समय में आ जाती है और हम फ्रोडो और सैम को देखते हैं और गोलम अभी इन्हीं के साथ है, क्योंकि गोलम इन दोनों को ऐसी जगह पे लेकर के जा रहा है जहाँ पे ये लोग उस अंगूठी को नष्ट कर सकेंगे और अब इनका सफर ऐसे ही चलते जाता है। तभी एक रात गोलम अपने आप से बात कर रहा होता है और वो कहता है कि वो जल्दी ही इन दोनों को मार देगा और एक बार फिर से वो अंगूठी इसकी हो जाएगी। तभी इन सारी बातों को सैम सुन लेता है और वो गोलम पे हमला कर देता है और वो गोलम को मारने लगता है। तभी यहाँ पे फ्रोडो आ जाता है और वो सैम को रोकने लगता है और कहता है कि तुम इस बेचारे को क्यों मार रहे हो। तब सैम कहता है कि मैंने अभी अभी सुना कि ये हमें मारने की योजना बना रहा था, लेकिन गोलम इस बात से मना करने लगता है और फ्रोडो सैम को दूर हटा देता है और सैम को कहता है कि बिना इसकी मदद के हम लोग कभी भी उस पर्वत तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए तुम इस बेचारे पे शक करना बंद करो। तभी दूसरी तरफ हम गेंडाल्फ को देखते हैं और गेंडाल्फ सारूमान के पास पहुंचता है और देखता है कि एंट ने यहाँ पे चारों तरफ तबाही मचा रखी है, इसीलिए गेंडाल्फ सारूमान को कहता है कि वापस हमारे साथ आ जाओ, लेकिन सारूमान साथ आने से मना कर देता है। तभी ग्रीमा सारूमान को समझाने की कोशिश करता है। तभी थियोडेन इन बातों को सुन लेता है और वो ग्रीमा को कहता है कि तुम इस दुष्ट का साथ छोड़ दो और यहाँ से कहीं दूर जाकर के अपनी जिंदगी बिताओ। तब इस बात को सुनकर सारूमान कहता है कि ये मेरा गुलाम है और मैं जैसा कहूंगा ये वैसा ही करेगा। और इतना कहने के बाद सारूमान ग्रीमा को मारने लगता है। तभी गेंडाल्फ उसे रोकने की कोशिश करने लगता है और सारूमान एक बार फिर से गेंडाल्फ से बातें करने लगता है। इसी बीच ग्रीमा एक चाकू उठाता है और वो उस चाकू से सारूमान पे हमला करने लगता है। तभी लेगोलस नीचे से तीर चलाता है और वो ग्रीमा को मार देता है और वहीं पे ग्रीमा की मृत्यु हो जाती है। लेकिन सारूमान भी उसी के साथ नीचे गिर जाता है और सारूमान भी मर जाता है। लेकिन सारूमान के मरते ही उसके पास से एक गोला गिरता है और उस गोले को पिपिन उठा लेता है और पिपिन उस गोले से अपनी नजर ही नहीं हटा पाता। तभी गेंडाल्फ पिपिन से उस गोले को ले लेता है और ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन अब पिपिन के दिमाग में सिर्फ वो गोला घूम रहा होता है, इसीलिए अब पिपिन हर वक्त इसी फिराक में रहता है कि कब वो गोला फिर से उसके हाथ लगेगा। इसीलिए जब रात में सारे लोग सो जाते हैं तब पिपिन उस गोले को गेंडाल्फ से चुरा लेता है और वो उस गोले के अंदर झांकने लगता है और देखते ही देखते ये गोला पिपिन को अपने वश में कर लेता है और इसमें पिपिन को बहुत दर्द होता है, इसीलिए पिपिन दर्द से कराहने लगता है और चिल्लाने लगता है। तभी गेंडाल्फ भी जग जाता है और वो उस गोले को वापस छीन लेता है। तब तक पिपिन बेहोश हो चुका होता है, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद पिपिन को होश आता है तब गेंडाल्फ उससे पूछता है कि उसने क्या देखा और पिपिन बताता है कि उसने सेरॉन को देखा और उसके साथ साथ उसने एक पूरा शहर देखा जो कि जल रहा था और उस पूरे शहर पे सेरॉन के लोगों ने हमला कर दिया था और उसके साथ साथ उसने वहाँ पे एक पेड़ भी देखा होता है और पिपिन कहता है कि सेरॉन उससे बात करना चाहता था। तब गेंडाल्फ पूछता है कि तुमने हमारे बारे में तो कुछ नहीं बताया ना, कहीं तुमने फ्रोडो के बारे में तो नहीं बताया। और पिपिन कहता है कि नहीं, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अब गेंडाल्फ सारी बातें समझ चुका है और जैसे ही पिपिन ने सूखे हुए पेड़ के बारे में बताया, गेंडाल्फ को पता लग गया कि सौरोन गोंडोर पे हमला करने वाला है, क्योंकि गोंडोर इंसानों का राज्य है और एक इंसान ने ही सेरॉन की उंगली काटी थी जिसमें उसकी अंगूठी थी। और अब गेंडाल्फ ये सारी चीजें एरागोन को बताता है, क्योंकि एरागोन के पूर्वज वहाँ के राजा हुआ करते थे, लेकिन अभी डिनथोर वहाँ का राजा है। इसीलिए अब ये सारे लोग योजना बनाते हैं कि इन्हें एक साथ मिल करके काम करना पड़ेगा और इस लड़ाई को एक साथ लड़नी पड़ेगी, तभी ये लोग सेरॉन को हरा पाएंगे। इसीलिए अब सारे लोग निकल पड़ते हैं सारे जगहों से मदद लाने के लिए और गेंडाल्फ पिपिन को लेकर के निकल पड़ता है गोंडोर राज्य। और गोंडोर आते ही गेंडाल्फ की मुलाकात होती है डिनथोर से, जो कि यहाँ का राजा है और उसके साथ साथ वो बोरोमिर और फारामिर का पिता भी है। और गेंडोल्फ यहाँ पे डिनथोर को पूरी बात बताता है और कहता है कि हमें एकजुट होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी कहीं हम सेरॉन का मुकाबला कर सके। लेकिन डिनथोर अपने बेटे के शोक में बिल्कुल अंधा हो चुका है, इसीलिए वो कहता है कि वो कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा। और उसके साथ साथ डिनथोर कभी भी एरागोन के साथ नहीं मिलना चाहता, क्योंकि पूरी दुनिया इस बात
बात को जानती है कि गोंडोर की राजगद्दी का एक ही हकदार है और वो है एरागोन। इसीलिए डिनथोर कभी भी एरागोन से हाथ नहीं मिलाना चाहता। और अब इस बात को सुनकर गैंडाल्फ भी निराश हो जाता है और वो पिपिन को कहता है कि जल्दी ही यहाँ पे बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, क्योंकि सेरॉन की शक्तियाँ धीरे धीरे वापस आ रही है। और अगर सेरॉन ने नज़गुल को यहाँ पे भेज दिया तब नज़गुल सारी चीजों को तबाह कर देगा, क्योंकि नज़गुल को कोई भी नहीं मार सकता। तभी हम फ्रोडो और सैम को देखते हैं और गोलम इन्हें लेकर के मोर्डोर के बहुत ही नजदीक पहुंच चुका है और अब इन्हें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए हजारों सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। इसीलिए ये लोग सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हर जगह खतरा होता है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ सारूमान के लोग भरे हुए होते हैं। फिर भी ये लोग ऊपर चढ़ने लगते हैं और बहुत देर चलने के बाद ये सारे थक जाते हैं, इसीलिए विश्राम करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच गोलम अपना चाल चलने लगता है और वो सैम के बैग से बहुत सारी रोटियां निकालता है और एक एक करके उन सारी रोटियों को नीचे फेंक देता है और उन रोटियों के कुछ टुकड़े सैम के ऊपर गिरा देता है। तभी थोड़ी देर के बाद ये दोनों जग जाते हैं और अब इन्हें लगती है भूख। और जब फ्रोडो सैम से रोटी मांगता है तब सैम अपने बैग चेक करके बताता है कि बैग के अंदर एक भी रोटी नहीं है। इसीलिए अब गोलम फ्रोडो को भड़काने लगता है और कहता है कि मुझे लगता है कि सारी रोटियां इसी ने खाई है। और सैम कहता है कि मैंने कोई भी रोटी नहीं खाई। तभी गोलम सैम के ऊपर के वो सारे रोटी के टुकड़े दिखाता है और फ्रोडो को कहता है कि ये हमेशा ही खाते रहता है और इसी मोटे ने आपकी पूरी रोटी खाई है। और इस बात को सुन के सैम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गोलम को मारने लगता है। तभी फ्रोडो उसे छुड़ाता है, लेकिन छुड़ाने के बाद फ्रोडो एकदम बेहोश होने लगता है। तब सैम फ्रोडो को कहता है कि मुझे लगता है आपकी तबीयत खराब हो रही है और ये सब कुछ इस रिंग की वजह से है। अगर आप चाहें तो मैं इस रिंग को थोड़ी देर के लिए रख सकता हूँ। और अब इस बात को सुन के फ्रोडो चौंक जाता है, क्योंकि गोलम बार बार फ्रोडो को कह रहा था कि सैम की नजर इस अंगूठी पे है। इसीलिए फ्रोडो सैम पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस सफर में मुझे अब तुम्हारा कोई साथ नहीं चाहिए, इसीलिए तुम अब यहाँ से जा सकते हो। और सैम इस बात को सुनते ही रोने लगता है और फ्रोडो को छोड़ करके जाने लगता है। तभी हम पिपिन को देखते हैं जो कि एक पहाड़ पे चढ़ रहा होता है ताकि वो ऊपर की मसाल को जला सके, क्योंकि एक बार ये मसाल जल गई तब आसपास के राज्यों को लगेगा कि गोंडोर को उनकी जरूरत है। फिर सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे और सैम बड़ी ही चालाकी से इस काम को कर भी देता है। तभी हम एल्रोंड को देखते हैं जो कि एरागोन से मिलने आया है, क्योंकि एल्रोंड की बेटी बीमार है, यानी कि एरविन। और एरविन और एरागोन एक दूसरे से प्यार करते हैं और एल्रोंड एरागोन से कहता है कि जब जब शेरॉन की शक्तियां बढ़ेंगी वैसे वैसे एरविन कमजोर होती जाएगी। इसीलिए अगर तुम्हें इस युद्ध को जीतना है तब तुम्हें पहाड़ों में जाना पड़ेगा, जहाँ पर अभी भी लुटेरों की आत्माएं बसती हैं और वो शायद तुम्हारी मदद कर सके। और एरागोन कहता है कि वो हमारी मदद क्यों करेंगे। तब एल्रोंड बताता है क्योंकि तुम गोंडोर के राजा हो और गोंडोर के राजा ने ही उन्हें शापित किया था, तो तुम उन्हें शाप से मुक्त कर सकते हो। और इतना कहने के बाद एल्रोंड एक तलवार देता है एरागोन को, और ये वही तलवार है जिस तलवार से एरागोन के पूर्वजों ने सेरॉन की उंगली काटी थी और उस वक्त इस तलवार के 2 टुकड़े हो गए थे, लेकिन एल्फ्स ने इस तलवार को फिर से जोड़ दिया है। और अब इस तलवार को लेकर के एरागोन निकल पड़ता है पर्वतों की तरफ। और यहाँ पे एरागोन के साथ लेगोलस और गिमली भी होते हैं। और अब ये लोग जैसे ही पर्वत के अंदर दाखिल होते हैं, यहाँ पे इनके सामने एक आदमी आता है और कहता है कि ये पर्वत जिंदा लोगों के लिए नहीं है, इसीलिए अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। तब एरागोन इन्हें पूरी बात बताता है कि वर्षों पहले तुमने वादा किया था कि तुम गोंडोर की मदद करोगे और जब तुमने मदद नहीं की तब तुम्हें ये शाप मिला, लेकिन मैं तुम्हें उस शाप से मुक्त कर सकता हूँ क्योंकि मैं गोंडोर का वारिस हूँ। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी आत्माएं होती हैं, लेकिन किसी भी आत्मा को एरागोन की बात पे विश्वास नहीं होता और वो कहते हैं कि गोंडोर का वंश कब का खत्म हो चुका है। और इतना कहने के बाद सारी आत्माएं हंसते हुए यहाँ से चली जाती है और इनके जाते ही यहाँ पे चारों तरफ से हजारों खोपड़ियां आने लगती हैं और इसे देख करके ये तीनों यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन ये लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं ये अपने सामने बहुत सारे नाव पाते हैं और इन्हें पता लगता है कि इन सारे नावों में इंसान है जो कि सेरॉन के साथ मिल चुके हैं और अभी ये लोग सेरॉन के पास जा रहे हैं। और ये लोग इन्हें देख ही रहे होते हैं, तभी इन आत्माओं का सरदार इनके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ अगर तुम मुझे सांप से मुक्त कर सको तो। और एरागोन इसे सांप से मुक्त करने के लिए मान जाता है। और अब ये सारे लोग पहुँचते हैं इंसानों के नाव के पास और उन इंसानों को लगता है कि ये सिर्फ 3 है, इसीलिए वो लोग इन पे हमला करने की सोचते हैं। तभी सारी आत्माएं उन पे हमला कर देती है और वो देखते ही देखते सारे इंसानों को मार देते हैं। तभी हमारे सामने गोंडोर का दृश्य आता है और हम देखते हैं कि सेरॉन की सेना ने गोंडोर पे हमला कर दिया है और यहाँ पे बहुत देर से लड़ाई चल रही है और इसी लड़ाई के बीच फारामीर घायल हो चुका है और डिनथोर को लगता है कि उसका दूसरा बेटा भी मर गया। इसीलिए डिनथोर अपने साथ साथ फारामीर को भी जलाना चाहता है, लेकिन ये बात गैंडाल्फ को पता लग जाती है और गैंडाल्फ के साथ पिपिन भी होता है और ये लोग जल्दी से वहाँ पे पहुँच के फारामीर को बचा लेते हैं। लेकिन डिनथोर बार बार फारामीर को जलाने की कोशिश करता है, इसीलिए गैंडाल्फ डिनथोर को ही आग में फेंक देता है और यहीं पे डिनथोर की मृत्यु हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि थियोडेन की सेना भी यहाँ पे आ चुकी है और ये सारे लोग सेरॉन की सेना से लड़ने लगते हैं, लेकिन सेरॉन की सेना बहुत ही विशाल है, इसीलिए वो थियोडेन की सेना पे भारी पड़ती है। तभी यहाँ पे नज़गुल भी आ जाता है और नज़गुल को देखने के बाद सारे लोग भौचक्का रह जाते हैं क्योंकि सबको पता है कि नज़गुल को कोई नहीं मार सकता। और अब नज़गुल थियोडेन पे हमला कर देता है और वो थियोडेन को मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे इविन आ जाती है जो कि थियोडेन की भतीजी है और वो ड्रैगन का सर काट देती है जिससे नज़गुल नीचे गिर जाता है। और अब इविन और नज़गुल में लड़ाई होने लगती है और देखते ही देखते इविन नज़गुल को मार देती है और नज़गुल को इस बात
बात पे विश्वास नहीं होता। तभी इविन अपना हेलमेट हटाती है और नज़गुल देखता है कि ये एक लड़की है और नज़गुल को ये बात समझ में आ जाती है कि उसे कोई भी आदमी नहीं मार सकता था, लेकिन एक औरत उसे जरूर मार सकती है। इसीलिए यहाँ पे नज़गुल की मृत्यु हो जाती है। तभी एरागोन यहाँ पे इंसानों के जहाज से पहुंचता है, लेकिन इस जहाज पे सिर्फ आत्माएं होती हैं, जिन आत्माओं का एरागोन अपने साथ लाया है। और अब ये सारी आत्माएं हमला कर देती है सेरोन की सेना पे और देखते ही देखते ये सारे लोग सेरोन की सेना को खत्म करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच थियोडेन की मृत्यु हो जाती है, लेकिन ये सारी आत्माएं सेरोन की सेना को नष्ट कर देती है। और इन चीजों को देखने के बाद सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और एरागोन इन्हें शाप से मुक्त कर देता है। तभी हम फ्रोडो को देखते हैं जिसे गोलम ऊपर लेकर के जा रहा है और सैम इन लोगों को छोड़ करके नीचे जा रहा है। इसी बीच सैम को वो सारी रोटियां मिलती है और इन रोटियों को देखते ही सैम समझ जाता है कि गोलम ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है और अब शायद फ्रोडो की जान खतरे में है। इसीलिए सैम एक बार फिर से ऊपर चढ़ने लगता है। तभी गोलम फ्रोडो को एक गुफा में भेज देता है और कहता है कि इसी गुफा के बाहर तुम्हें तुम्हारा रास्ता मिलेगा। और गोलम ने फ्रोडो को अंदर इसलिए भेजा है क्योंकि गोलम को पता है कि अंदर एक आदमखोर मकड़ी रहती है और वो जल्दी ही फ्रोडो को खत्म कर देगी और फ्रोडो के खत्म होते ही गोलम को वो अंगूठी मिल जाएगी। लेकिन फ्रोडो इस बात से अनजान है और वो गुफा के अंदर चला जाता है। तभी वो मकड़ी फ्रोडो पे हमला कर देती है और फ्रोडो और इस मकड़ी के बीच बहुत देर तक लड़ाई चलती जाती है। लेकिन जल्दी ही फ्रोडो इस मकड़ी से छुटकारा पा लेता है और वो बाहर निकल जाता है। लेकिन उसके बाहर निकलते ही गोलम उस पर हमला कर देता है और गोलम उस अंगूठी को छीनने लगता है। फिर फ्रोडो और गोलम में बहुत देर तक लड़ाई होती है और अंत में फ्रोडो गोलम को नीचे फेंक देता है। तभी वो मकड़ी वापस आ जाती है और वो फ्रोडो पे अपने जहरीले नाखून चला देती है, जिससे फ्रोडो बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। और अब वो मकड़ी फ्रोडो को यहाँ से लेकर के जाने लगती है अपने जाल में लपेट करके। तभी यहाँ पे सैम आ जाता है और वो उस मकड़ी पे हमला कर देता है और देखते ही देखते वो उस मकड़ी को यहाँ से घायल करके भगा देता है। लेकिन वो देखता है कि फ्रोडो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और शायद फ्रोडो मर चुका है और सैम इस बात का शोक मना ही रहा होता है। तभी यहाँ पे सेरोन के लोग आ जाते हैं और सैम जाकर के छुप जाता है और सेरोन के लोग फ्रोडो को लेकर के चले जाते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद फ्रोडो को होश आता है और फ्रोडो देखता है कि उसके गले में वो अंगूठी नहीं है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी यहाँ पे सेरोन के लोग आ जाते हैं और ये दोनों लोग आपस में लड़ने लगते हैं कि कौन इसको खाएगा। तभी यहाँ पे सैम आ जाता है और वो इन दोनों पे हमला कर देता है और दोनों को मार देता है। तभी फ्रोडो कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि मैंने उस अंगूठी को खो दी। तभी सैम उस अंगूठी को अपने पास से निकालता है और कहता है कि ये अंगूठी मेरे पास है। और जैसे ही फ्रोडो इस अंगूठी को देखता है वो पागल हो जाता है और वो झट से अंगूठी छीन के अपने गले में पहन लेता है क्योंकि अब फ्रोडो भी इस अंगूठी के लालच में आ चुका है। और अब ये दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो इस अंगूठी को नष्ट कर सके। तभी हम गेंडाल्फ को देखते हैं जो कि सबको कहता है कि हमें पता नहीं कि फ्रोडो जिंदा है या फिर मर गया, फिर भी हमें मोडोर के पर्वत के पास जाना पड़ेगा ताकि हम इस बात की पुष्टि कर सके, वरना सेरोन हम पे एक बार फिर से हमला करेगा। और अगर हम मोडोर गए और सारुमान की सारी सेना हमारे पास आ गई और फ्रोडो जिंदा हुआ तो फ्रोडो को इससे मदद मिलेगी और वो जल्दी से इस अंगूठी को नष्ट कर पाएगा। इसीलिए अब गेंडाल्फ सारे लोगों को लेकर के पहुंचता है मोडोर और जल्दी ही सेरोन की सारी सेना इनके पास चली आती है और फ्रोडो और सैम का रास्ता क्लियर हो जाता है। इसीलिए वो आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अभी दोनों बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं और सबसे ज्यादा फ्रोडो, क्योंकि वो अंगूठी का भार उठा रहा है। इसीलिए फ्रोडो नीचे गिर जाता है। तब सैम फ्रोडो को अपने कंधे पे उठा लेता है और वो आगे बढ़ने लगता है क्योंकि सैम उस अंगूठी को नहीं छूना चाहता। इसीलिए वो फ्रोडो को उठा लेता है। लेकिन वो जैसे ही उस गुफा के पास पहुंचता है जहाँ पे इस अंगूठी को नष्ट करनी है, तभी वहाँ पे गोलम आ जाता है और वो इन दोनों पे हमला करने लगता है और वो फ्रोडो से अंगूठी छीनने ही वाला होता है। तभी सैम गोलम से लड़ने लगता है और इसी बीच फ्रोडो उठ खड़ा होता है और वो गुफा के अंदर चला जाता है जहाँ वो देखता है कि नीचे आग की ज्वालामुखी फैली हुई है और अब फ्रोडो के हाथ में वो अंगूठी है। तभी सैम यहाँ पे आ जाता है और वो फ्रोडो को कहता है कि इस अंगूठी को फेंक दो, लेकिन अब इस अंगूठी ने फ्रोडो को पूरी तरीके से अपने वश में कर रखा है। इसीलिए फ्रोडो कहता है कि ये अंगूठी मेरी है और मैं इसे नहीं फेंकूंगा। और इतना कहने के बाद वो इस अंगूठी को पहन लेता है। तभी सेरोन को पता लग जाता है कि उसकी अंगूठी कहाँ पे है, इसीलिए वो अपनी सेना को अंदर भेजने लगता है। तब तक यहाँ पे इंसानों और सेरोन के सेना में बहुत ही घमासान लड़ाई चल रही होती है और सेरोन के सेना के सामने इंसान बिल्कुल भी नहीं टिक पाते और वो धीरे धीरे करके सारे इंसानों को मारने लगते हैं। और दूसरी तरफ उस अंगूठी को पहनने के बाद फ्रोडो गायब हो चुका है, इसीलिए वो उस गुफा से बाहर निकल रहा होता है। तभी गोलम उसे पकड़ लेता है और वो उससे लड़ने लगता है और इसी बीच वो फ्रोडो की वही उंगली काट देता है जिस उंगली के अंदर उसने अंगूठी पहनी है। और अब फ्रोडो और गोलम लड़ने लगते हैं और इसी बीच ये दोनों नीचे गिरते हैं और गोलम उस अंगूठी के साथ नीचे आग में चला जाता है। लेकिन फ्रोडो चट्टान को पकड़ करके लटक जाता है और ये अंगूठी जैसे ही उस आग में जाती है धीरे धीरे वो अंगूठी नष्ट हो जाती है और सैम फ्रोडो को ऊपर खींच लेता है। लेकिन अंगूठी के नष्ट होते ही सेरोन की पूरी सेना खत्म हो जाती है और इंसान इस युद्ध को जीत जाते हैं। फिर जल्दी ही एरागोन को यहाँ का राजा बना दिया जाता है और एरागोन इन सारे हॉबिट्स को आकर के कहता है कि तुम लोग बहुत बड़े सम्मान
सम्मान के काबिल हो, इसीलिए तुम लोग किसी के सामने नहीं झुकोगे। और इतना कहने के बाद वो खुद इन लोगों के सामने झुक जाता है और अपने राजा को झुका हुआ देखने के बाद सारी प्रजा इनके सामने झुकने लगती है और ये एक बहुत ही बेहतरीन नजारा होता है। और अब ये सारे हॉबिट्स अपने घर वापस चले आते हैं और इसी बीच हम देखते हैं कि सैम शादी भी कर रहा है और अब वक्त ऐसे ही बीतते जाता है। और इस पूरे समय में फ्रोडो एक किताब लिखता है जिसमें उसने अपनी सारी बातें लिखी है। तभी यहाँ पे एक दिन एल्फ्स आते हैं और वो बिल्बो को यहाँ से लेकर के जाने लगते हैं क्योंकि बिल्बो एक नए सफर पे जा रहा है। तभी फ्रोडो अपनी किताब सैम को देता है और कहता है कि मेरा एक सफर अभी भी बाकी है। और इतना कहने के बाद वो भी एल्फ्स के साथ चला जाता है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का या सीजन का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way.